Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic which is related to your Viva. When you have completed your very first dissertation, you have to face Viva on that dissertation. So you will be curious about, you will be apprehensive about what sort of questions have been asked from you, है ना? किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार आपने किया है, आपको इसके बारे में अनुमान नहीं होगा। तो उसके लिए ये मेरा एक प्रयास है कि आप अपनी तैयारी कर सकें, जिससे आपका बढ़िया प्रेजेंटेशन हो और आपकी मेहनत अगर आपने की है एक्चुअली तो उसका आपको प्रतिफल मिले। तो नॉर्मल सी बात है, आपने एक समस्या ली है, एक आपने समस्या पर एक छोटा सा लघु शोध प्रबंध, डिसर्टेशन को हिंदी में लघु शोध प्रबंध या शोध संक्षिप्तिका कहा जाता है, उस पर आपने कुछ काम किया है, थोड़े छोटे लेवल का है। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि व्हाई डिड यू चूज दिस प्रॉब्लम, आपने इस समस्या का चुनाव क्यों किया। तो ये आप अपने कंसाइंस के हिसाब से बताएंगे कि मान लीजिए अगर आपकी प्रॉब्लम हायर एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप हायर एजुकेशन के स्टेक होल्डर हैं, आपका इस समस्या से सीधा लेना देना है, इसलिए आपने इस समस्या का चुनाव किया। या कोई भी आपकी प्रॉब्लम का लेवल हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, टीचर एजुकेशन हो, विमेन एजुकेशन हो, है ना, माइनॉरिटी एजुकेशन, एनीथिंग, जो भी आपने समस्या ली है वो आपको ये बताना है या ये बताना चाहिए कि वो आपकी फेल्ट प्रॉब्लम है, आपने महसूस किया उस समस्या को, इसलिए आपने उस पर काम किया है। आपको ये नहीं बताना चाहिए कि आपके सुपरवाइजर ने ये प्रॉब्लम आपको दी है और इसलिए हमने इस पे काम किया है। अगर उसने दे भी दी है तो आपने उस प्रॉब्लम को अपना बना लिया है, तो हेंस इट हैज टू बी हैव योर फेल्ट प्रॉब्लम। फिर हम उसी क्रम में चलेंगे जिस क्रम में हमारे चैप्टराइजेशन होता है। तो जनरली हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर लिखते हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम का इमर्जेंस दिखाते हैं कि प्रॉब्लम इमर्ज कैसे हुई। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मैंने इसमें नहीं डाला है, ऑपरेशनल डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि ऑपरेशनल डेफिनेशन इस पर्टिकुलर टर्म की क्या है। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्यों लिखी आपने? हमने इसलिए लिखी कि उस टर्म का कोई विशद वृहद मतलब भी हो सकता था, लेकिन हमारी रिसर्च में इस टर्म का ये मतलब है। ये ऑपरेशनल डेफिनेशन हो गया। फिर सेकंड चैप्टर ये सब आते हुए, अच्छा लिमिटेशन डिलिमिटेशन आ गया, खैर। फिर हमने आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई इज अ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नेसेसरी। आपने सेकंड चैप्टर में रिव्यू कहा जाता है आपसे कि रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू कीजिए, मतलब कि पुनरावलोकन कीजिए, मतलब पुनः पढ़िए, यानी कि उस संबंधित टॉपिक से संबंधित जितना भी लिटरेचर, मतलब जितना तो नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना होगा। उससे आपको समझ में आता है कि समस्या क्या है, कितने लोग किस तरीके के डायमेंशंस के, किस तरीके के सिचुएशन में उस स्टडी का अध्ययन कर चुके हैं, उस प्रॉब्लम पे काम कर चुके हैं, क्या निकल के आया है। तो पूरा रिलेटेड लिटरेचर का तो मेरा वीडियो भी है, आप सुन सकते हैं कि वो डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, आपको एनालाइज करना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ समराइज करना नहीं था बहुत सारी की हुई रिसर्चेस, बल्कि उनसे जिस्ट निकालना था, उनसे एनालिसिस करना था कि हम उसकी एनालिटिकल उस व्यू पॉइंट से देख सकें कि किस तरीके का काम हुआ है। फिर वो आपको, जब हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखते हैं तो हमको उसमें रिसर्च गैप दिखाना होता है कि इतना हमने अध्ययन किया, लेकिन उसके बावजूद हमको ये रिसर्च गैप समझ में आ रहा है, इसीलिए आपकी स्टडी सिग्निफिकेंट हो जाती है। इसलिए आप बताएंगे कि चूंकि ये रिसर्च गैप निकल के आया, ये शोध अंतराल है, ये कमी दिख रही है, इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को पाटने के लिए मैं ये रिसर्च करने जा रही हूँ, यही मेरी स्टडी का सिग्निफिकेंस है। अब स्टडी का सिग्निफिकेंस आपको बहुत तैयारी करनी, देखिए इसमें पीएचडी वाइवा भी कवर हो जाएगा आपका, अगर जो लोग पीएचडी के वाइवा की तैयारी करने जा रहे हैं, कि सिग्निफिकेंस स्टडी का फिर सिग्निफिकेंट हो सकता है कि पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, फर्दर रिसर्चर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस के भी बहुत डायमेंशंस हो जाएंगे। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशंस एंड डीलिमिटेशन। ये पूछा जाने वाला बहुत पॉपुलर सवाल है कि आप अपने फर्स्ट चैप्टर में लिखते हैं कि हमने ये हमारी रिसर्च की लिमिटेशन रही और ये मेरी रिसर्च की डीलिमिटेशन है। तो बच्चे अक्सर नहीं जानते हैं। तो लिमिटेशन, देखिए लिमिटेशन का मतलब जो कमी हमने महसूस की, हमने कमी महसूस की, हमारे पास समय कम था, पैसे कम थे, हम ये विजिट नहीं कर पाए, ये भी विजिट करनी थी, ये लाइब्रेरी नहीं जा पाए, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए, ये तो लिमिटेशन है जो ड्यू कोर्स में आपको पता चलेगी। लेकिन डीलिमिटेशन हम स्टडी शुरू करने से पहले ही अपने आप को डीलिमिट कर देते हैं कि हम प्रयागराज से आगे के बच्चों का अध्ययन नहीं करेंगे, या हम सिर्फ इसी लेवल का करेंगे, या हम इसी एज ग्रुप पे काम करेंगे। तो ये डीलिमिटेशन है जो आपने पहले ही अपनी
स्टडी को सीमित कर दिया है कि इससे आगे नहीं जाना है, और लिमिटेशंस की हमको ड्यू कोर्स में पता चलती है। ठीक, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी रिसर्च में क्या लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस रही। फिर सेकेंड चैप्टर हो गया आपका, ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ऑपरेशनल डेफिनेशन हो गया, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हो गया, लिमिटेशन डीलिमिटेशंस हो गई, रिसर्च गैप एंड ऑल हो गया। अब आप चलिए थर्ड चैप्टर की ओर। तो थर्ड चैप्टर हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो पहला सवाल निश्चित रूप से बनेगा कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है। तो आप या तो क्वालिटेटिव आपने यूज किया होगा, या क्वांटिटेटिव, या मिक्स्ड मेथड अप्रोच। तो आपको बताना होगा कि ये मेरी मेथोडोलॉजी यूज हुई है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या अंतर है। तो आप पाएंगे, ढूंढेंगे इसका उत्तर, तो आपको ये मिलेगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च मेथड तो होता ही है, बट ये रैशनल भी होता है कि ये रिसर्च मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो जब आप थर्ड चैप्टर लिखें तो उसमें ये बात निकल कर आनी चाहिए कि फला रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड, व्हाई आई एम यूजिंग दिस रिसर्च मेथड, दीज रिसर्च मेथड, सो दिस इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी आया तो फिर आपका, अगर आपका क्वांटिटेटिव स्टडी है तो आपसे पूछेगा आपका पॉपुलेशन क्या था, फिर पूछेगा आपका सैंपल साइज क्या था, फिर वो पूछेगा, देखिए मैं यहाँ पे उत्तर आपको नहीं दे रही हूँ, जो क्वेश्चन है आपको ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने, क्योंकि अगर मैं सबका उत्तर देती चलूंगी तो इट विल बी वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक। फिर आपका सैंपल साइज क्या है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, या पूछना मतलब ऑब्वियस प्रश्न बनता है ये कि आपने कौन सी सैम्पलिंग यूज की और क्यों। तो आप बताएंगे कि भाई हमने अगर आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो जनरली आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं, क्वालिटेटिव में जनरली आप नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, बट अगर एक्सेप्शनल केसेस में आपने इधर उधर कुछ किया है तो उसका रैशनल बताइए कि क्यों। फिर वो आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अंतर क्या है। फिर अगर आपका और भी उसमें कोई स्पेशल है, जैसे प्रोबेबिलिटी में पर्पसिव है, कन्वीनियंस है, स्नोबॉल है, कौन सी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी में, सॉरी नॉन प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में आपका रैंडम सैम्पलिंग है, आपका स्ट्रेटिफाइड है, आपका क्लस्टर सैम्पलिंग है, कौन सी सैम्पलिंग है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, पता होना चाहिए, क्यों यूज किया ये भी पता होना चाहिए, तरीका क्या है सही पता होना चाहिए। फिर मोटा मोटा अंतर कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में क्या अंतर है। अगर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो आपने कौन से आपकी स्टडी के वेरिएबल्स क्या थे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और आपका कैटेगोरिकल, इतने तरीके कन्फाउंडिंग, कितने तरीके के वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स पे मैं अभी बना नहीं पाई हूँ, बहुत दिनों से मेरा मन है, मेरे ड्यू लिस्ट में है पर उसका टर्न नहीं आ रहा है, जब भी आएगा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं। वो आपसे ये पूछ सकते हैं, फिर आपने चूंकि कोई ना कोई टेस्ट लगाया होगा, अगर आपने क्वांटिटेटिव किया है तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट था कि नॉन पैरामेट्रिक। तो इनके बीच का मेन अंतर पता होना चाहिए कि भाई पैरामेट्रिक टेस्ट वहां लगाते हैं जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो नॉन एनपीसी को फॉलो करता है, और नॉन पैरामेट्रिक में ऐसा नहीं होता है। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कौन सा जो आपने वेरिएबल लिया वो किस मेजरमेंट के किस स्केल पे था, नॉमिनल था, ऑर्डिनल था, इंटरवल था, रेशियो था। फिर उसके हिसाब से ही टेस्ट चुने जाते हैं कि किस पे कौन सा टेस्ट लगेगा। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा टूल आपने अपनी रिसर्च में स्टडी में यूज किया और क्यों, है ना। हमने टी टेस्ट लगाया, हमने एनोवा लगाया, हमने सर्वे किया, हमने कौन सा टूल लगाया है, किस उपकरण की सहायता से आपने किया है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी आपने कैसे निकाली, या क्या थी, या क्या कमी हुई। तो रिलायबिलिटी के इतने टाइप्स, वैलिडिटी के इतने टाइप्स, कैसे इंश्योर किए जाते हैं, कैसे रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक दूसरे पर निर्भर है। फिर अगर आप क्वालिटेटिव से चल रहे हैं तो आपने कंटेंट एनालिसिस की, कि थीमेटिक एनालिसिस की, कि डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस की। ये तीन नाम दिए हैं तो इसका मतलब कि इन तीनों में कुछ माइनर अंतर होगा, क्या अंतर है ना। फिर चूंकि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो चूंकि ये उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो उसमें चूंकि जनरलाइजेबिलिटी नहीं होती है, रिसर्च इंटेंट कम होता है, तो हमको उसमें ट्रायंगुलेशन करना पड़ता है कि ठीक है हम सिर्फ अपनी ही बात नहीं लिखेंगे, दो लोगों से और दो तीन तरीके से डेटा एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। जब एनालिसिस करेंगे तो और पीयर डीब्रीफिंग करेंगे, निगोशिएटेड आउटकम करेंगे, वापस जाएंगे अपने पार्टिसिपेंट के पास और उससे पूछेंगे कि हमने ये उत्तर निकाला है तो ये वही उत्तर है जो आप कहना चाह रहे थे। तो ये बहुत तरीके के ट्रायंगुलेशन मेथड्स होते हैं। ट्रायंगुलेशन पे भी मेरा एक वीडियो है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। तो ट्रायंगुलेशन आपसे पूछ सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है और आपने कैसे किया। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि
क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में ट्रस्ट वर्दीनेस को आपने कैसे इंश्योर किया, तो इस पे भी आप इवेल्युएटिव क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च करके मेरा एक वीडियो है, आप उसे सुनिए। उसमें पता चलेगा कि जो डिपेंडेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, ये सब नए टर्म्स, मतलब कि ऑल्टरनेटिव टर्म्स दिए गए हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी के लिए, जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में होते हैं। फिर आपसे मेजर क्वेश्चन जो कि सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी फाइंडिंग्स ऑफ योर स्टडी। आपने इतनी मेहनत की तो आपकी स्टडी का आउटकम क्या निकल के आया, आपके वो एकदम टिप पे होना चाहिए कि ये मेरी रिसर्च की फाइंडिंग रही। कुछ भी आप काम कर रहे थे, ये निकल कर आया, उसमें आपको बगले झांकने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे देन इट विल प्रूव कि ये काम आपने नहीं किया है। What suggestions will you want to provide for new researchers in your area? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप नए जो रिसर्चर हैं इस एरिया में, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं, अगर आपका क्वालिटेटिव काम है कि वो और एरिया कवर कर लें, अगर आपने डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस की है तो आप कह सकते हैं कि वो और डॉक्यूमेंट्स देख सकते थे, है ना, जिस तरीके का आपका काम है। फिर आता है आपका चैप्टर रेफरेंसिंग का, तो आपसे पूछ सकते हैं कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कौन सी स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉलो की है, तो APA 7 स्टाइल हम लोग का एजुकेशन में चल रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा रेफरेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमको एक्नॉलेज करना है जहां से हमने डेटा लिया है, हमको प्लेजरिज्म में नहीं फंसना है, हमको मिस हैंडलिंग नहीं करनी है रिपोर्ट्स की। फिर आपसे पूछ सकता है APA का फुल फॉर्म क्या है, तो APA का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिसर्टेशन और PhD में क्या अंतर होता है। वो आपसे प्लेजरिज्म के बारे में पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई सॉरी काम करके सबमिट कर रहे हैं तो आपने साहित्यिक चोरी नहीं की है। फिर आपको लेटेस्ट UGC रेगुलेशन पता होना चाहिए, प्लेजरिज्म का क्या है, कब आया, किस ईयर में आया, उसने कौन कौन सी पनिशमेंट डिसाइड की है कि अगर आप प्लेजराइज्ड टेक्स्ट यूज करेंगे तो क्या क्या सजा मिल सकती है आपको। फिर व्हाट आर प्रीडेटरी जर्नल, ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल हो जाएगा डिसर्टेशन वालों के लिए। PhD वालों को तो पता होना चाहिए कौन कौन से, मतलब आपने पब्लिश कहाँ कराएंगे अपना काम, तो कौन कौन से जर्नल प्रीडेटरी जर्नल होते हैं जहाँ पे हमको पब्लिश नहीं कराना है। इसी से रिलेटेड ये सवाल है कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है जर्नल का, साइटेशन क्या होता है, क्या गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, इन सब के बारे में आपको पता है। थोड़ा सा डिसर्टेशन लेवल के ऊपर का सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो अच्छा है। मतलब इतनी तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए। हर चैप्टर आपको चैप्टराइजेशन ही पूछ दे कि आप अपने चैप्टर्स के नाम बताइए, तो आपको एकदम बिना रुके, बिना सब करते हुए बताना है कि फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकंड ये, थर्ड फोर्थ, कितने चैप्टर हैं, फाइंडिंग क्या निकल के आई, प्रॉब्लम क्यों चुनी, टूल कौन सा यूज किया, मेथोडोलॉजी क्यों लगाई, रेफरेंसिंग कैसे की, कौन सी की। जो ये APA 7 स्टाइल रेफरेंसिंग होती है, वो मान लीजिए आपसे कह दें कि एक आप बुक का रिव्यू लिख के दिखाइए, है ना, तो पता चल जाएगा आपने अपने से काम किया है कि कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया है या किसी से करवाया है या जो भी। तो अपने काम की अगर आपने किया है तब तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता होती हैं, बट अगर आपने अच्छे से नहीं किया है या करते करते आप भूल गए हैं या आपको टेंशन है कि आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इतने अगर सवाल आप तैयार कर लेंगे तो लगभग सब तैयार हो जाएगा, है ना भाई। सो ये एक ओरिएंटेशन है कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको अपने टॉपिक के विषय में सब कुछ पता होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू whom जो अपना वाइवा देने जा रहे हैं, एंड थैंक यू। ओके।